वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरजेंसी में कतर क्यों गए थे और वहाँ पाकिस्तान ने कतरी हुकूमत को क्या मशवरा दिया, ये हम पूरी तफ़सील के साथ आज के व्लॉग में आपको बताएँगे। और इसके साथ-साथ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक अजीब-सा राज़ है, ऐसा राज़ है जो पहली मर्तबा सामने आया है कि एक साइड पे लड़ाई है और दूसरी साइड पे कुछ और भी चल रहा है। ये और क्या है, ये भी आपको इसी व्लॉग में पूरी तफ़सील से बताएँगे। और इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है, आने वाला मैच है, उसकी एक तूफ़ानी खबर है जिसने तमाम क्रिकेट के शौकीन को हिला के रख दिया है। और ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच शायद अब हो ही ना सके। कैसे नहीं होगा? ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और हमें कौमी तौर पे शर्म से डूब के मर जाना चाहिए और इसी सैलाब के पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्यों? पूरी तफ़सील आपको इस व्लॉग में मिलेगी, लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि अच्छी बात सदका जारी होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट ऑफ ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया। आप इस लिंक पे क्लिक करके अब हमारा कॉलम सुनिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, आज की जो हमारी टॉप स्टोरी है वो ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो इमरजेंसी में निकले और गए कहाँ? कतर। और कतर कौन सा इलाका, कौन सा मुल्क जहां पे इजराइल ने हमला किया था और वहां पे इकट्ठे हुए। पता ऐसा चला कि वहां पे शायद जो मोहम्मद बिन सलमान है वो भी तशरीफ लाएंगे, यूएई के जो प्रेसिडेंट है वो भी वहां पे आएंगे और जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है वो तो जा ही रहे हैं। लेकिन हमारे लिए ये हैरानगी की बात थी कि एक दिन का दौरा अचानक गए और उसके बाद उनकी वापसी हो गई। ऐसी क्या सिचुएशन थी, ऐसी क्या बात थी कि उन्हें अचानक जाना पड़ा? जो मामलात सामने आए, जो प्रेस रिलीज हमारे सामने आई वो तो बड़ी नॉर्मल किस्म की थी, लेकिन जब हमारे पास जावेद चौधरी साहब जैसे एक घाघ किस्म के जर्नलिस्ट मौजूद हों तो वो अंदर से कोई स्टोरियां निकाल लाते हैं। तो आज खाक उनसे वैसे इतना अच्छा लफ्ज़ नहीं होता। बड़े जर्नलिस्ट, ठीक है, तो उनसे ये पूछते हैं कि आया कि ये दौरा इतना ही सादा था जितना दिखाया जा रहा है या कुछ और भी था अंदर? अब देखें, अगर हम इससे सफारती लिहाज से देखें तो पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मूव है कि पूरी इस्लामी दुनिया में जिसमें 58 इस्लामी मुल्क हैं, उसमें सिर्फ पाकिस्तान और यूएई 2 मुल्क हैं जो कतर गए हैं और जाके उन्होंने अपने जो कतरी भाई हैं उनके कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े और उनसे कहा कि हम आपके साथ हैं इस मुश्किल वक्त में। और साथ उन्होंने इसराइल की मजम्मत भी की है और कतरी गवर्नमेंट को और कतरी आवाम को तसल्ली भी दी है। और साथ उन्हें ये भी बताया कि हम आपके साथ खड़े हैं और आने वाले दिनों में अगर आपको मजीद हमारी मदद की ज़रूरत पड़ी तो हम हर जगह आपके साथ होंगे। अब सवाल ये है कि वज़ीर साहब का अचानक दौरा ये क्यों था? क्योंकि सुबह तक तो ऐसा नहीं लगता था कि वो जाएँगे, लेकिन अचानक वो निकले और वहाँ जाके उन्होंने अमीर कतर से मुलाकात भी की और उसके बाद वो वापस पाकिस्तान तशरीफ़ भी ले आए और साथ-साथ एक ज़ाहिर एलामिया भी उन्होंने जारी किया। अब 2 चीज़ें, एक तो कतरी फैमिली के साथ शरीफ फैमिली का बड़ा पुराना और दायमी ताल्लुक है। अगर आपको याद हो तो जो 2014 में बल्कि 2016 में जो केस बना था और वो केस बढ़ता चला गया था, अगर आपको याद हो, हाँ जी, हाँ जी, वो बिल्कुल। और उसमें एक कतरी खत लगा था और उस ज़माने में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बड़ा शोर किया था कि जनाब ये कतरी खत कैसे लग गया और कतरी हुकूमत ने, कतरी शाही खानदान ने कैसे बता दिया कि मियाँ शरीफ साहब जो थे उन्होंने हमने उनकी को रकम देनी थी और वो फिर फ्लैट के अंदर एडजस्ट हुई थी वगैरह वगैरह। तो एक लंबी चौड़ी कहानी है जो ज़ाहिर है इस वक्त उसकी बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक तो रॉयल फैमिली के साथ मियाँ नवाज शरीफ साहब के ताल्लुकात बहुत ही अच्छे हैं और उसकी एक बुनियादी वजह ये भी है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के एक पुराने साथी भी थे जो पुराने नैब के अंदर, आपको अगर याद हो तो नैब के चेयरमैन भी रहे हैं बहुत पहले। और वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ लाहौर में क्रिकेट खेलते थे और बड़ी पुरानी फैमिली है और उनके कतरी खानदान के साथ बड़े गहरे ताल्लुक हैं। बाद में जो मरियम नवाज साहिबा के साहबजादे हैं उनकी शादी भी हुई उनकी बेटी के साथ ठीक है। और उसके बाद फिर वो तलाक हो गई और उन्होंने बेसिकली कतरी खानदान के साथ मियाँ नवाज शरीफ साहब के ताल्लुकात इस्तवार किए थे और ये ताल्लुक बहुत आगे बढ़ा और अब इस वक्त भी ये ताल्लुक बहुत अच्छा है। लेकिन इस ताल्लुक के अंदर कई मरतबा गड़बड़ भी हुई है। मसलन इस जंग के दौरान यूएई और कतर का कोई रवैया बहुत अच्छा पाकिस्तान के साथ नहीं था और ठीक है। पाकिस्तान का ख्याल ये था कि हम मुश्किल वक्त में इनका साथ देते हैं तो इनको भी मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देना चाहिए खुल के, लेकिन खुल के साथ नहीं दिया गया था। तो उसका पाकिस्तान को और पाकिस्तान के जो टॉप लीडरशिप है उसको बहुत अफसोस भी हुआ था। फिर जो जंग से पहले पाकिस्तान और के साथ जो मामलात थे, अगर आपको याद हो आईएमएफ के साथ पाकिस्तान का फटा था। फिर पाकिस्तान को पैसे चाहिए थे और उस दौरान भी को कतर का या यूएई का पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा रवैया नहीं था। बिल्कुल ऐसे महसूस होता था जैसे वो हमें भिखारी समझते हैं और जब पाकिस्तान वहाँ पे जाता था तो वो मुँह सा बनाते थे कि ये दोबारा पैसे माँगने के लिए आ गए। तो इस सारे के बावजूद, इस सारे के तकलीफ दह सूरत-ए-हाल के बावजूद पाकिस्तान ने फौरी तौर पे कतर के साथ खड़ा होने का ऐलान किया, फैसला किया और ये बड़ी सफारती लिहाज से बड़ी अच्छी बात है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के कतर के साथ कुछ तजारती ताल्लुकात भी हैं। पाकिस्तान ने एलएनजी खरीदी हुई है और एलएनजी का सौदा जो है उनके साथ हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी खुशकिस्मती है या बदकिस्मती आप समझ लो कि पाकिस्तान के साथ उसका एक एग्रीमेंट है कतर का, लेकिन पाकिस्तान की अपनी गैस मुकम्मल हो गई, पूरी हो गई। अब अच्छा। जितनी पाकिस्तान को ज़रूरत है उससे ज़्यादा गैस पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहा है। अब पाकिस्तान नहीं चाहता कि एलएनजी
जी कतर से खरीदे, क्योंकि हमारे पास ज़ाहिर है फॉरेन रिजर्व्स नहीं है, वो बड़े डाउन है और हमारे पास पैसा नहीं है कि फॉरेन एक्सचेंज के हम कतर को दे सकें। तो पाकिस्तान ने कई मरतबा कोशिश की है कि उनको समझाया जाए कि भाई मेहरबानी करके कुछ रहम करो, अब हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि आपको दें, और वैसे भी गैस हमारे पास पूरी होगी। लेकिन कतर ने इनकार कर दिया, तो उन्होंने कहा नहीं जी, सौदा सौदा है, बस अब आपको ये खरीदनी पड़ेगी। तो इस वक्त ज़ाहिर है कतर को ज़रूरत है, तो पाकिस्तान ने अपनी एक सफारती कार्ड को इस्तेमाल करके हो सकता है आने वाले दिनों में अपने ये मामला सेटल कर ले। तो एक ठीक है। उसकी वजह ये भी हो सकती है। दूसरा ये है कि जो मेरी इंफॉर्मेशन है, पाकिस्तान ने उनको मशवरा दिया है कतर को। पाकिस्तान ने 2 मशवरे दिए हैं। एक तो उनको ये मशवरा दिया है कि आप खामोश ना रहें। अगर आपने खामोशी से इस हादसे को, इस हमले को पी लिया, तो फिर आपके ऊपर एक न्यू नॉर्मल आएगा और फिर मुसलसल आपके ऊपर हमले होते रहेंगे बहाने-बहाने से, तो फिर आपकी ज़िंदगी जो है वो अज़ाब हो जाएगी। ठीक और है। आप पूरी दुनिया में मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि आप दुनिया के सबसे अमीर तरीन मुल्क हैं। आपके पास जो रिज़र्व्स हैं वो देख लें, और उसके साथ-साथ जो गैस के रिज़र्व्स हैं वो भी देख लें, और डॉलर्स के रिज़र्व भी देख लें, करेंसी भी देख लें। वो ठीक है। थोड़ा-सा छोटा-सा मुल्क है, तो आपके पास इक्विपमेंट भी बहुत है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप इसको पी जाएँगे, तो फिर ये न्यू नॉर्मल होगा, फिर इसराइल आपकी जान नहीं छोड़ेगा। तो ठीक है। बोलें और डटें और लड़ें, और ये बताएँ उनको कि हम अपना हक महफूज़ रखते हैं और हमने इसका जवाब लाज़मी देना है। और अगर कोई किसी जगह एडजस्टमेंट करके आप जवाब दे सकते हैं, तो उससे आपकी इज़्ज़त बहाल होगी। तो इज़्ज़त अपनी बहाल ज़रूर करें, उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करें। ठीक है। दूसरा, हुकूमत पाकिस्तान ने उनको ये बताया है कि आप बैलेंस क्रिएट करें। ये जो आप अमेरिका की झोली में बैठ के हैं, इसका आपको नुकसान होगा। तो फॉरेन अफेयर्स के अंदर बैलेंस क्रिएट होता है। तो आप रशिया की तरफ भी जाएँ और साथ-साथ चाइना की तरफ भी जाएँ, क्योंकि ये पैरेलल पावर्स हैं, और जब तक अपना एक बैलेंस क्रिएट नहीं करेंगे, आने वाले दिनों में आपके लिए मसाइल पैदा होंगे। ठीक है। और साथ उन्हें ये भी बताया कि ज़ाहिर है रशिया के ऊपर इसमें पाबंदी है, तो रशियन बिज़नेसमैन जो है वो नई मंडियाँ तलाश कर रहे हैं और उन्हें नई-नई इन्वेस्टमेंट की जगह चाहिए। तो आप रशिया के लिए खोलें अपने मुल्क को, कतर भी खोलें और यूएई भी खोलें, ताकि रशियंस आ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर जी, सकें। जो वो कहते हैं ना कि ऑल एग्स इन वन बकेट नहीं होने चाहिए, और इन्होंने तो डाले हुए हैं। पूरे डाल सऊदीया डाल ने और ये मिडल ईस्ट ने यही किया हुआ है। दूसरा, चाइना ज़ाहिर है पाकिस्तान चाइना के बहुत करीब है, तो इस लिहाज से पाकिस्तान इनके चाइना के साथ रिलेशन भी डेवलप कर सकता है। तो वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने मशवरे दिए हैं, और अब अरब इस चीज़ को महसूस भी कर रहे हैं। लेकिन अरबों के 3 बड़े इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को नहीं छोड़ सकता। पहली बात तो ये है कि अरब मुल्कों के अंदर शहनशाहियत है, और इस शहनशाहियत को फुल सपोर्ट जो है वो यूरोप से और अमेरिका से मिलती है। ठीक है। और अगर अमेरिका और यूरोप पीछे हट जाता है, तो यहाँ पे शहनशाहियत खत्म हो जाएगी, यहाँ पे डेमोक्रेसी हो जाएगी, जो ज़ाहिर ये खानदान अफोर्ड नहीं कर सकते। तो पहली जो वजह है वो इनकी मजबूरी है कि अगर आप ये अमेरिका को छोड़ते हैं, तो ये फंस जाएंगे और इनका तख्ता उल्ट जाएगा वहाँ पे, और फिर मुल्क के अंदर जमहूरियत आ जाएगी, और फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आएंगे, और अमेरिका के लिए ये नामुमकिन नहीं है। अमेरिका ने सिर्फ इशारा करना है और अपना हाथ खींचना है, और उसके बाद वहाँ पे ऐसे ऐसे इंकलाब आएंगे कि जिसको ये लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और जो दूसरी वजह वो ये है कि इनकी ज़्यादातर सरमायाकारी जो शाही खानदानों की है, वो अमेरिका और यूरोप के अंदर है। तो जब आपके खरबों डॉलर लगे हों वहाँ पे, और फिर आपको ये अंदेशा हो कि अगर आपने गड़बड़ की तो उसको कन्फिस्केट कर लेंगे, तो वो भी ज़ाहिर एक बड़ी मजबूरी होती है। तो फिर ज़ाहिर उस मजबूरी में ये मुल्क खामोश रहते हैं, ये शाही खानदान खामोश रहते हैं। और तीसरी वजह ये है कि जो इनका डिफेंस है वो सारे का सारा यूरोप और अमेरिका बेस्ड है। मसलन यूएई के अंदर आप देख लो, जो इनके पास इक्विपमेंट है वो 54% अमेरिकन है। तो ठीक है। 54% आपके पास हथियार हों, आप दोजें हों, या आपके पास टैंक हो, या फिर आपके पास जहाज हों, या आपके पास तोपें हों, या फिर आपके पास मिसाइल हो, या फिर ठीक आपके है। पास ड्रोन्स हो, और 55% अगर अमेरिकन हो, तो फिर आप कैसे उनके साथ फटा ले सकते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है ग्राउंड फोर्सेस तो उनके पास हैं, ग्राउंड हैंडलिंग की जो फैसिलिटी है वो भी उनके पास है। आप जहाज आपका उड़ रहा है, नीचे जो उसको कंट्रोल कर रहा है वो अमेरिकन बैठे हुए हैं, तो वो तो फिर आपको नहीं लड़ने देंगे। तो जहाज तो हैं, पायलट नहीं है, और सिस्टम भी नहीं है डिपेंडेंट उनका, ट्रेंड ही नहीं है लोग। ट्रेंड ही नहीं। और जो 46% बाकी है वो यूरोपीय है, जिसके अंदर यूके के हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, वहां से आपने असला लिया हुआ है। तो 100% जो आपका असला है वो यूरोपियन है, वो मगरबी मुल्कों का है। तो जब आपके पास वो होगा तो आप कैसे लड़ेंगे? तो आपने बिलियंस डॉलर ज़ाया कर दिए, और इक्विपमेंट लेके भी आपने रखा हुआ है, धूप में रख दिया, धूप में वो सूख रहा है, इस्तेमाल वो हो नहीं सकता। और इसके साथ साथ आप सऊदी अरेबिया का देख लें, सऊदी अरेबिया के अंदर जो 74% उनके हथियार हैं, जो वेपन्स हैं, वो अमेरिकन हैं। तो सऊदी अरब भी नहीं लड़ सकता। तो जब ये सूरत हाल होगी, तो फिर आपके लिए मसाइल पैदा होते रहेंगे। तो बेहतर तरीका यही है कि ये चाइना की तरफ जाएं, रशिया की तरफ जाएं, ताकि एक बैलेंस क्रिएट हो, और रशिया से भी कुछ ले लें, चाइना से भी कुछ ले लें, फिर मामलात को सेटल करें। तो जब एक बैलेंस आएगा ना, तो फिर जाके मामला ठीक होगा, वरना ये अरब फंस गए हुए हैं। और तो सिर्फ सब ये नहीं फंसे, बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा फंस गई है। जो साहब इनका क्या विजन है, मुझे इस चीज़ पे हैरानगी होती है कि अमेरिका या यूरोप बैठ के क्या सोचते होंगे कि पहले वो इनके दिलों में डर क्रिएट करते हैं, आपस में लड़वाते हैं। ईरान से लड़वा दिया और कहा ईरान तुम्हें खा जाएगा, तुम हमसे असला खरीदो, अपनी ही मंडी क्रिएट कर ली। अमेरिका की सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है वो इंडस्ट्री डिफेंस की है, जहां से उसे सबसे ज्यादा कमाई होती है। इराक के साथ भी लड़ाई देखो, अरबों से लड़ाई करवा दी थी। और खुद ही एक मंडी क्रिएट की, खुद ही उनके दिलों में डर डाला, खुद ही अपना असला बेच दिया। जब उन्होंने असला खरीद लिया, तो अब वो असला सिर्फ खिलौनों से ज्यादा
हैसियत नहीं रखता क्योंकि इन्हें तो चलाना ही नहीं आता। चलाना नहीं आता। अब देखें ना, जो इराक और कुवैत की लड़ाई हुई थी, मसलन पहले अमेरिकन ने इराक को हथियार दिए, वेपन्स दिए, और उसके बाद फिर कुवैत के ऊपर चढ़ा दिया। कुवैत पे दाखिल हो गया सद्दाम हुसैन, और उसने कुवैत पे कब्जा कर लिया। फिर जो कुवैत की सारी रकम थी, जो उनके पास जो मालो सवाब था, वो अमेरिका ले गया। फिर अमेरिकन ने उस गवर्नमेंट को बहाल करवाया, इराक को पीछे लेके आए वो, और फिर कुवैत की के लिए डिफेंस का इम्पैक्ट किया उनके साथ, और वहाँ से फिर वो रोजाना की बुनियाद पे पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। यानी जो कुवैत कमा रहा है उसकी बहुत बड़ी जो शेयर है या बड़ी जो हैसियत है वो अमेरिका के पास जा रही है। तो ये तो कमाल है। फिर पहले ईरान को सपोर्ट करते रहे, फिर उसके बाद ईरान के खिलाफ हो गए, फिर ईरान के साथ इन सबको लड़ा दिया, फिर ईरान को शिकस्त दे दी। ये सारा ड्रामा है, सारे का सारा हथियार बेचने का खेल है, और ये फंसे हुए बिल्कुल फंस गए। ठीक। अब पाकिस्तान इस मामले में बड़ा ज़बरदस्त स्मार्ट मुल्क है वैसे यार। पाकिस्तान की जितनी भी तारीफ करें कम है। माशाल्लाह। ये एक तो मैक्सिमम वेपन्स अपने बना रहा है, गोली अपनी बना रहा है, बारूद अपना बना रहा है, मिसाइल अपने बना रहा है, आबतोसें अपनी बना रहा है, जहाज अपने जहाज बना अपने बना रहा है सारे। और फिर अगर किसी का रिलाई करना है तो इसने बैलेंस क्रिएट किया हुआ है। कुछ रशिया से ले रहा है, कुछ चाइना से ले रहा है, कोई अमेरिका से ले रहा है, तो सारी दुनिया को एंगेज किया हुआ है इसने। तो ये वैसे इसका कमाल है कि किसी एक साइड पे नहीं है ये। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो नाज़रीन, ऐसे लगता है कि आपको कमाने की ज़रूरत नहीं है, ना ये सोचने की ज़रूरत है कि आपकी ज़मीन से कोई तेल या सोना निकल आए। बस अपनी आर्मी स्ट्रॉन्ग कर लें, बाकी आप जब अमेरिका की तरह फिर कब्जा ही कर लें हर जगह जाके, कोई भी कमाएगा तो वो आप ही के लिए होगा। दुनिया इस अजीबो-गरीब रूल पे चलना शुरू हो गई है। अब चलते हैं जी अपनी अगली स्टोरी पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है जी। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में कुछ बहुत ही अजीबो-गरीब चल रहा है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये खबर अच्छी है या खबर बुरी है। इसके दो ही एस्पेक्ट बनते हैं। डिटेल से जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में ये अजीबो-गरीब चीज़ें हो क्या रही हैं। अब ये तजारत है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो तजारत है वो बंद है, और पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई हुई है कि इंडिया से कोई चीज़ पाकिस्तान में आ नहीं सकती। बल्कि पिछले ज़माने से मतलब ये नहीं है कि बहुत हज़ारों साल पहले, 2-3 साल पहले की बात है, पाकिस्तान अद्वियात मंगवाता था वहाँ पे, क्योंकि इंडिया जो है उसके पास जो अद्वियात का बेसिक मटीरियल है वो बनता है। ठीक है। 2 मुल्क हैं करीब करीब जिनके पास ये केमिकल्स बनते हैं, रॉ जिनसे मटेरियल अद्वियात बनती है। अद्वियात बनते केमिकल्स होते हैं सारे। तो इंडिया है और चाइना है। अब चाइना का जो मटीरियल वो महंगा होता है, उससे जो दवाई बनाई जाती है वो महंगी पड़ती है, और इंडिया के अंदर ये इंडस्ट्री बड़ी सस्ती है। उसकी वजह यह है कि इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा और बीमारियां भी ज़्यादा वहाँ पे। ठीक है। चाइना में इतनी बीमारियां नहीं है जितनी बीमारियां इंडिया के अंदर है। ये तो है। एक्चुअली वैसे ब्लड प्रेशर डायबिटीज में नंबर 1 है। वैसे यार हंसते हैं यार, हंसे मैंने तो कुछ भी नहीं वो कहा। यार बीमारी है, बीमारी है यार, क्या मतलब ये पीना भी बीमारी है। अच्छा, बहरहाल वो उसकी वजह से यहाँ वहाँ पे जो बेसिक मटेरियल्स है ना, अद्वियात का जो केमिकल्स हैं वो बनते हैं। तो पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल वहाँ से इंपोर्ट करती थी। फिर इसके अलावा जो मशीनरी है, जैसे कि एग्रीकल्चर की मशीनरी है, फिर ये जो शुगर मिलें यहाँ पे लगी हुई हैं, उनकी जो मशीनरी है वो इंडिया से आती है, ज़्यादातर इंडिया से आती है। ठीक है। और वो सस्ती पड़ती है क्योंकि वहाँ पे पूरा शहर है जो शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड मशीनें बना रहा है। फिर इसके साथ साथ जो सब्जी और फ्रूट्स हैं वो भी इंडिया से आते हैं, क्योंकि पंजाब बिल्कुल साथ है, और वहाँ से टमाटर सस्ता आ जाता है, वहाँ से प्याज सस्ता आ जाता है, वहाँ से आलू सस्ता आ जाता है। फिर पाकिस्तान से सीमेंट वगैरह भी वहाँ पे जाता था, क्योंकि उनको जो सीमेंट लेना खरीदना होता है वो दूर से मंगवाते ठीक हैं, है। और जब पाकिस्तान के अंदर सीमेंट मौजूद है आपको बिल्कुल सरहद के ऊपर है, तो इंडिया को ये सस्ता पड़ता है। फिर हम वहाँ से कोई कपड़े भी मंगवाते थे, किताबें, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की किताबें बहुत ज़्यादा, जो सिलेबस की किताबें हैं वो वहाँ से बहुत ज़्यादा आती हैं इंडिया से। तो वो किसी न किसी फॉर्म में पाकिस्तान ये चीज़ें मंगवाता रहता था, और कुछ चीज़ें पाकिस्तान का ताजर भी वहाँ पे भेजता रहता था। ठीक है। अब ये पान के पत्ते बहुत ज़्यादा इंडिया से आते हैं, ये तो आपको पता होगा जी सारा। जी। तो वो सारे पान खोर बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर, तो वो अगर पते नहीं आएंगे तो उसके बाद तो मसाइल पैदा हो जाएंगे। लेकिन फिर पाकिस्तान ने पाबंदी लगा दी, और पाबंदी बड़ी टाइट कर दी। फिर जो हमारे ताजर थे ये दुबई के जरिए मंगवा लेते थे, ये यहाँ से ऑर्डर कर देते थे, दुबई टीटी लगा देते थे, वहाँ से इंडिया से मटीरियल आ जाता था, इंडिया से फिर उसको उठा के ये यहाँ ले आते थे, चाइना के जरिए भी आ जाता था, ये भी था। लेकिन पाकिस्तान ने उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी, यानी बिलवास्ता जो है वो भी ट्रेड नहीं हो सकती थी। लेकिन जो फिगर्स आए हैं वो बड़े हैरानकुन है कि पिछले 2024 में, अगस्त 2024 में 2 करोड़ 33 लाख डॉलर की दरामदाद थी इंडिया से पाकिस्तान के अंदर। अब इस जंग के बाद भी 3 करोड़ 20 लाख डॉलर की बिला वास्ता तजारत हुई है, तकरीबन 37% उसके अंदर इजाफा हो गया। तो अब ये इजाफा जो है ना, ये बड़ा हैरानकुन है कि एक साइड पे आपने पाबंदी लगाई हुई है और दूसरी साइड से वहाँ से अब धड़ाधड़ चीज़ें आ भी रही हैं, और उसके अंदर 37% इजाफा भी हो गया। वैसे फ़र्क आपस की बात है, मैं वैसे तजारत का हामी हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जो चीज़ आपको यूरोप से खरीदनी पड़ती है या फिर आपको सेंट्रल एशिया से खरीदनी पड़ती है, अगर आपके बॉर्डर पे मौजूद है तो उसको ले लेना चाहिए। ये जो है ना हिंदू टमाटर और मुसलमान टमाटर, पाकिस्तानी टमाटर और इंडियन टमाटर, इससे निकलना चाहिए। अब चाइना और इंडिया के दरमियान आप देख लो कितने ज़्यादा इख्तलाफात हैं, लड़ाई भी है, लेकिन इसके बावजूद ट्रेड के अंदर मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। $100 बिलियन से ज़्यादा उनकी ट्रेड है, 130 बिलियन की। 130 बिलियन डॉलर की ट्रेड है, और उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है, और अब ये उसको $200 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं। तो इसके अंदर क्या इशू क्या है? आप ठीक है, आप लड़ें, कोई मसला नहीं है, लेकिन ट्रेड जो है वो ट्रेड रूट खुले रहने चाहिए, क्योंकि उससे पाकिस्तान का अपना भी फायदा है। तो अगर ये किसी जगह पे हो सकता है तो इसे करने में हर्ज कोई नहीं है।
तो इसको ओपन होना चाहिए, और अगर आप ओपन करते हैं तो आपको आपका अपना फायदा है इसके अंदर। ठीक है। इंडिया को फायदा हो ना हो, लेकिन पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा, तो ठीक जरा है। दिल बड़ा कर लेना चाहिए। ठीक है, चो साहब आपने कहा जी कि काफ़ी रॉ मटेरियल वहाँ पे होता है, ये फिर इसका मेडिसिन बताओ। का। नहीं, मैं सिंपल सा सवाल करने लगा, आप हर चीज़ को समझते हैं कि मैंने पता नहीं क्या कर देना इस पे। मैंने सिंपल सा ये पूछना है जी कि अगर इतना ज़्यादा रॉ मटेरियल होता है, हर तरह की बीमारी का इलाज इंडिया में होता है, तो मोदी की ज़हनी बीमारी का इलाज क्यों नहीं हो रहा? नहीं जवाब दे रहा। अब चलते हैं जी बात अगले है। अगली स्टोरी पे। वो स्टोरी ये है जी कि पाकिस्तान और भारत का जब भी मैच होता था, क्रिकेट मैच की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा लगता था एक फेस्टिविटी क्रिएट हो गई है। पाकिस्तान हो या इंडिया हो, एक धूम होती थी यहाँ पे टाकरा नाम से, और मुख्तलिफ नामों से शोज शुरू हो जाते थे, दोनों साइड से क्रिकेटर्स बैठते थे, बयानात जारी होते थे, वो कह रहे होते थे उनकी टीम स्ट्रांग है, हम कहते थे कि हम तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। बहुत कुछ होता था, लेकिन एक एंजॉयमेंट की एक जिसे कहते हैं ना फिजा कायम हो जाती थी, और बड़ा इंतजार होता था लोगों को। और जैसे ही टिकट्स अनाउंस होती थी स्टेडियम की, तो चंद एक मिनट में या समझे कि एक घंटे के अंदर अंदर सारी टिकट्स फरोख्त हो जाया करती थी। लेकिन इस बार जो सिचुएशन पैदा हुई है वो इतनी डिफरेंट है कि हम देख के हैरान हो गए हैं कि हुआ क्या है। एक तो बहुत बड़े पैमाने पे एहतजाज हो रहे हैं, ये कहां हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं, ये भी आपको हम इसके दरमियान में बताएंगे, और साथ ये बताएंगे कि एक्चुअल में इस दफा पाक भारत मैच के साथ क्या हो रहा है। अब देखो, दुबई के अंदर ये मैच हो रहा है और 14 सितंबर 2025 को पाक इंडिया का मैच है, ऐसे ही है ना? ऐसे ही। सही है। और जब भी टिकट भेजे जाते थे तो पाकिस्तान और इंडिया के टिकट बड़े महंगे बिकते थे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि पाकिस्तानी भी ना, वो पाकिस्तानी परचम की शर्टें पहन के मुंह के ऊपर झंडे का निशान लगा के पहुंच जाते थे। इंडियन भी अपने झंडे उठा के वहां पे आ जाते थे, और बल्कि डांस छोटा भी हो जाता था मैच के दरमियान, और इतनी ज्यादा खौफनाक आवाजें होती थी, और ऐसा जैसे कि बहुत बड़ी सेलिब्रेशन है। बिल्कुल। और कोई छक्का लग जाता था या चौका लगता था, तो उसके बाद जो भंगड़े डाले जाते थे वो बहुत ज्यादा। इस मरतबा मैच के अंदर एक अजीब सा फिनोमेना आया कि जो टिकट थी वो बिक नहीं रही थी, मतलब 475 दिरहम का टिकट था, और वो बिक नहीं रहा था, बिका नहीं। तो पहली मरतबा ऐसा हुआ कि टिकट की कीमत कम करनी पड़ गई मुंतजमीन को, उसे 350 दिरहम पे लाया गया। ठीक है। और उसकी बुनियादी दो वजूहात करार दी गई। एक तो ये है कि उन्हें महसूस ये हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है उसके अंदर दोनों मुल्कों की का इंटरेस्ट कम हो गया, इंडिया का इंटरेस्ट भी कम हो गया और पाकिस्तान का इंटरेस्ट भी कम हो गया। और उसकी वजह यह है कि उन्हें खतरा है कि यार ये होगा कुछ भी नहीं, ना पाकिस्तान ने कुछ करना है ना इंडिया ने कुछ करना है, और ऐसे ही शोर शराबा होगा, वक्त आया होगा। दूसरा, क्योंकि वहाँ पे फटे हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती हैं, तो उसके बाद लोग जख्मी भी हो जाते हैं। लोगों ने कहा ऐसे ही मुंह सुजवाने की क्या ज़रूरत है, ये टांगे तुड़वाने की क्या ज़रूरत है, लाने भेजे क्या करेगा। और दूसरी उसकी वजह यह भी है कि अब नफरत इतनी ज़्यादा होगी इस जंग की वजह से, दोनों एक दूसरे का सामना नहीं करना चाहते, ना पाकिस्तानी अवाम सामना करना चाहती है इंडियंस की, ना इंडियन अवाम पाकिस्तानियों को देखना चाहती है। तो उसकी वजह से एक बड़ा खौफनाक किस्म का फिनोमेना हुआ। दूसरे बल्कि तीसरी जो बुनियादी वजह वो ये है कि इंडिया के अंदर एक कंपेन चल रही है कि इंडियन टीम को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना नहीं चाहिए, और ये जो खेल रहे हैं ये बड़ा गलत कर रहे हैं। अब देखें ना, जो कैप्टन सूर्या है उसके खिलाफ तो बाकायदा गद्दारी का लोगों ने फतवा दे दिया हाथ कि मिलाने पे। हाथ में लाने के, कि इसने हाथ क्यों मिलाया, इसकी ये जुर्रत के ये पाकिस्तानी वजीर के साथ और पाकिस्तानी कप्तान के साथ ये हाथ मिलाए, इस किस्म की सूरत होगी। तो कंपेन बहुत ज्यादा खौफनाक चली है। दूसरा, लोग एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। तीसरा, लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया। लेकिन जब ये हम स्टोरी दे रहे थे तो उसके साथ ही एक नई खबर भी आई है कि अब ये जो रेट्स कम किए गए उससे दोबारा मामला सेटल हो गया। 90% वो कहते हैं जी जनरल सीट्स की टिकटें बिक गई हैं और थोड़ी रह गई हैं, और ये भी मुकम्मल हो जाएंगी। अब ये मुंतजमीन की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है। अब देखते हैं संडे को क्या सूरत होती है और क्या तो सब फिगर कहाँ सामने चंद आते हैं। घंटों में घंटे में टिकट्स बिक जाती थी, और अभी भी लगता है मुंतजमीन जो है वो हर तरह का टैक्टिक अपना रहे हैं, लोगों शायद को तो, पिक्चर ऐसी दिखा रहे हैं कि लोग देखने के लिए आए। लेकिन ये संडे को एतवार के दिन पता लगेगा कि क्या सूरत है। लेकिन बहरहाल टिकट की रेट जो कम किए गए हैं वो बहुत अलार्मिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि शायद लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल ठीक है, चलें जी अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। मिनोसल कौम, मुझे कई दफ़ा ये लगता है कि हम लोग जिस तरह पोर्ट्रे करते हैं उतने अच्छे लोग हम हैं नहीं अपने लोगों के लिए। शर्म आती है अपने कुछ इकदामात के ऊपर। रमज़ान आता है तो रमज़ान में हमारी हरकतें वैसी हो जाती हैं कि मैं कहता हूँ जी कि माजरत के साथ अगर आपको बुरा लगे कि हम कुफार से बदतर हरकतें करते हैं। हर वो चीज़ महंगी हो जाती है जो एक आम बंदे के इस्तेमाल की है। पाकिस्तान में अभी एक बहुत बड़ा सैलाब आया हुआ है, एक मुसीबत आई हुई है, कुदरती आफत आई हुई है, लेकिन हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, या हमने अभी जो हरकतें की हैं, क्या वाकई ऐसा लगता है कि अभी भी हमें शर्म नहीं करनी चाहिए? डिटेल से पूछते हैं स्टोरी जावेद चौसा अब से। देखिए, गंदम और आटा पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजबूरी है, और ये कहा जाता है कि आटा अगर खत्म हो जाए, गंदम पाकिस्तान में खत्म हो जाए, तो लोग भूख से मर जाएंगे, क्योंकि यही हमारी बेसिक खुराक है। यूरोप के अंदर ये बेसिक खुराक नहीं है। वहाँ पे मछली है, वहाँ पे आलू है, वहाँ पे टमाटर है, वहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हैं, लेकिन उसके अंदर जो फ्लोर है वो नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो फ्लोर है यानी आटा है वही सब कुछ है। और हमारी हमारी हर जो खाना है हमारा वो आटे के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता, रोटी के बगैर मुकम्मल नहीं हो बिल्कुल सकता। सही। और आपने ये सुना होगा कि 2 वक्त की रोटी, यानी कि रोटी के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हाँ जी। तो अब आटे का महंगा हो जाना या आटे का गायब हो जाना, इसका मतलब ये है कि फूड शॉर्टेज पाकिस्तान के अंदर आ रही है। अभी ये सैलाब आया है तो लोगों को महसूस ये हो रहा है कि आने वाले दिनों में गंदम जो होगी नायाब हो जाएगी पाकिस्तान में, या वो उसकी उतनी यील्ड नहीं निकलेगी जितना उसका इम्कान है। तो उसके साथ ही आटे की कीमत में इजाफा हो गया है, और
और साथ साथ गंदम की कीमत में भी इजाफा हो गया। गंदम की कीमत में पिछले एक हफ्ते के अंदर 35 रुपए किलो फर्क पड़ गया, यानी पहले 62 रुपए किलो थी तो वो 97 रुपए किलो हो गई। और आटा जो है उसमें फाइन आटा जो है वो 79 रुपीज़ का था, वो अब 108 रुपए का हो गया। और जो 2.5 नंबर आटा होता है जो जिसके अंदर चोखर ज्यादा होता है, या सुरख आटा जिसको चक्की का चक्की वाला सुरख उसको आटा कहते हैं, तो वो 76 या 76 रुपए का था, तो अब वो 99 का हो गया। अब आलमी मार्केट के मुकाबले में अगर देखा जाए तो 10 रुपए महंगी है पाकिस्तान के अंदर गंदम। तो इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे महंगी गंदम पाकिस्तानी का, हालांकि हम खुद पैदा करते हैं। हालांकि हम खुद पैदा करते हैं, अपनी पैदावार है, अपनी गंदम है, लेकिन उसके अंदर ये क्राइसिस पैदा हो गया। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 15 लाख टन गंदम तो पाकिस्तान को बहरहाल इंपोर्ट करनी पड़ेगी। और ये जो सरमाया कमाने का तरीका है कि लोगों की मजबूरी का फायदा उठाएं, मेरा ख्याल है इंतहाई अफसोसनाक है। हमारे ताजरों को भी सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला का अजाब है ये सैलाब जिसको कहते हैं। और सब किसी और ये बड़े बड़े अमीर लोग, बड़े बड़े जागीरदार लोग एक हफ्ते के अंदर अंदर सड़कों पे आ गए हैं, तो खुदा खौफी करनी चाहिए। ये तो लोग दावत दे रहे हैं अल्लाह ताला के अजाब को कि अल्लाह ताला कि आपने उस तरफ रुख रखा है तो उसको मोड़ के हमारी तरफ भी लेके आए, क्योंकि हम भी लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। तो तौबा करनी चाहिए और शर्म से डूब मरना चाहिए। डूब मरने का मुकाम है, यकीन करें आप। ठीक है चौधरी साहब, अब बस ये एक एक्सपेक्टेशन है कि हुकूमत कुछ गंदम रिलीज कर दे जो उसके पास स्टोर पड़ी हुई है, लेकिन सारी बात है हुकूमत का भी पूरा एक प्लान होता है, वो कितनी दे सकते हैं नहीं दे सकते, एक अब अलग तो स्टोरी। जहां जहां गंदा पड़ी है वहां पे सैलाब आया हुआ है, मुझे लगता है वो तबाह होगी। बिल्कुल सिंध से एक्सपेक्टेड है कुछ। हाँ, अच्छा चौधरी साहब, मुझे एक चीज बताइएगा, आपने मुल्क से बाहर रमजान गुजारा है? जी गुजारा। आपने 119 मुल्क जो विजिट किए, मुख्तलिफ मुल्कों में आपका कुछ टाइम गुजरा रमजान के हवाले हाँ, से, हाँ, वो सेल्स लगती है रमजान वहां पे के क्या अंदर। होता है जब रमजान सेल्स लगती है, जबकि वो क्रिश्चियन मुल्क हैं और वहाँ पे मुसलमानों के लिए रमजान सेल्स लग जाते हैं। जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं वो खाने पीने की चीज़ें जो बिलखसूस है उसके ऊपर ऑफ लगा देते और वो नॉन मुस्लिम होते हैं, नॉन मुस्लिम होते हैं। इसी तरह जो क्रिसमस है वो तो पूरे यूरोप के अंदर सेल लगती है, यानी हर चीज़ ही सस्ती हो जाती है, बिलखसूस जो बच्चों की प्रोडक्ट्स हैं वो तो बहुत सस्ती हो जाती है, और हम इसके ऑपोजिट। ताकि वो क्रिसमस मना सकें। लेकिन हम तो ईद को सीजन कहते हैं, दुकानदारों के पास जाए ना वो कहते हैं कि ईद का सीजन लगा, सीजन उनके लिए वो सीजन होता है, एक कमाई का जरिया होता है, जबकि यूरोप के अंदर ये नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। तो नाजरीन, ये सोचने की बात है आपके, मेरे और हम सब के। ये हम दूसरों को तो इल्जाम देते हैं, लेकिन ये सब महंगाई करने वाले आप और मेरे जैसा ही कुछ लोग होते हैं। ये कोई बाहर से ही ऊपर से उतर के नहीं आते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।